आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 12 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े ऑयल टर्मिनल पर किया पहला ड्रोन अटैक, 2 जहाज तबाह। ट्रंप का सब्र टूटा, पुतिन पर नई सख्त पाबंदियों का दिया इशारा, भारत पर भी टेढ़ी नजर। इस्राएल का सबसे खौफनाक प्लान, अक्टूबर से गजा के लोगों को बड़े जहाज़ों और हवाई जहाज़ों से बाहर निकालने का काम होगा शुरू। देखिए आज की प्राइम रिपोर्ट में पूरी डिटेल्स। नेतन्याहू को लगा स्पेन के बयान से डर, तो स्पेन ने दिया करारा जवाब। कहा नेतन्याहू कर रहा जेनोसाइड, उसे लेक्चर देने का कोई हक नहीं। वेस्ट बैंक का तुलकारम इस्राएली फौज के हमलों से हिला, 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। और UNRWA की वार्निंग, गजा में भुखमरी फैली, मौत के साए में हैं 2 मिलियन लोग। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें इस पूरे शो में। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा वार किया है। रूस के सबसे बड़े ऑयल टर्मिनल पर पहली बार ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन ने रूस की एनर्जी की नस पर बड़ा हमला किया है। रूस के नॉर्थ वेस्ट पोर्ट प्रिमोर्स्क पर यूक्रेनी ड्रोन अटैक हुआ, जहां रूस का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल मौजूद है समंदर किनारे। इस हमले के बाद पहली बार यहां से ऑयल लोडिंग रोकनी पड़ी। इंडस्ट्री सोर्सेस के मुताबिक ड्रोन हमले से 2 जहाज़ों में आग लग गई, जबकि रीजनल गवर्नर का कहना है कि सिर्फ 1 जहाज़ और 1 पंपिंग स्टेशन को नुकसान हुआ है। यह हमला उस वक्त हुआ जब यूक्रेन ने रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज कर दिए हैं, ताकि रूस की सबसे बड़ी कमाई यानी कि ऑयल एक्सपोर्ट को चोट पहुंचाई जा सके। मकसद साफ है, जंग के लिए रूस की फंडिंग रोकना और उसे मजबूर करके बातचीत की टेबल पर लाना। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को लेकर अपने सब्र के जवाब देने का इजहार किया है। फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दे रहे थे ट्रंप, जहां उन्होंने कहा कि हाँ, सब्र खत्म हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। उन्होंने वाजे किया कि पुतिन के साथ लंबे वक्त तक उनके अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन अब यूक्रेन जंग को ख़त्म न कर पाने की वजह से सख्त नाराज़गी है पुतिन से। ट्रंप ने कहा कि हमें बहुत सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने इशारा दिया कि रूस पर बैंकिंग, ऑयल सेक्टर और टैरिफ्स की शक्ल में नई पाबंदियां लग सकती हैं, लेकिन इसमें यूरोपीय मुल्कों को भी शामिल होना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह आसान काम नहीं है, ये बड़ा फैसला है और इससे भारत के साथ भी रिश्तों में और दरार पैदा हो जाएगी या हो सकती है। वैसे ट्रंप वो हस्ती हैं जो भारत पर 50% टैक्स लगाकर भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बता देते हैं, और भारत का ज़ॉम्बी मीडिया इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताकर आप सबको बेचने लगता है। अब इस शो की प्राइम न्यूज़ और गजा से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए सर। अब इस्राएली हुकूमत एक नया और सबसे ख़तरनाक खेल खेलने जा रही है। उसने गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने का प्लान तैयार कर लिया है। इस्राएली मीडिया से लेकर तमाम दुनिया की मीडिया में खबर छपी, सबकी स्क्रीनशॉट देख लीजिए। अमेरिका की मदद से गजा के लोगों को अक्टूबर महीने से हवा और समंदर के रास्ते बाहर भेजने की खबर है। अब तफसील से समझिए इस खबर को। ये कहती है कि इस्राएल की सिक्योरिटी एजेंसियों ने नेतन्याहू हुकूमत को एक ऐसा प्लान हाथ में सौंप दिया है जिसमें यह कहा गया है कि अक्टूबर से गजा के लोगों को बाहर निकाला जाए। ये रिपोर्ट इस्राएली चैनल 12 ने दी है। कहा जा रहा है कि ये मसला अगले हफ्ते तब और गर्म होगा जब अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो इस्राएल के दौरे पर पहुंचेंगे। रूबियो यहां नेतन्याहू समेत बड़े इस्राएली ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे और इस दौरान इस पूरे वॉलंटरी रीलोकेशन यानी कि फ़लस्तीनियों की जबरी तबाही और हिजरत पर बातचीत होगी। यानी अमेरिका और इस्राएल मिलकर गजा को कब्जाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। अनादोलू एजेंसी की 12 सितंबर की रिपोर्ट कहती है कि चैनल 12 का दावा है कि ये प्लान असल में डोनाल्ड ट्रंप की पहल है और इसे नेतन्याहू ने पब्लिक सपोर्ट भी दे दिया है। यानी असल जो प्लानिंग है वो डोनाल्ड ट्रंप की है। लेकिन इस्राएल के ही कई अफसर इस प्लान को लेकर शक में हैं। उनका कहना है कि इसे लागू करना आसान नहीं होगा। प्लान के मुताबिक गजा के लोगों को अक्टूबर से हवा और समंदर के रास्ते बाहर भेजने की तैयारी है। यानी बड़े पैमाने पर पानी के जहाज़ भी आएंगे, बड़े बड़े जहाज़ हवाई जहाज़ों के साथ ही, जैसे
यहूदी 7-8 दहाइयों पहले जहाज़ों में भर भर कर फ़लस्तीन की ज़मीन पर आए थे, बिल्कुल वैसे ही अब फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से जहाज़ों में भर कर निकाले जाने का प्लान है। सवाल ये है कि गज़ा के लाखों लोगों को आखिर कौन सा मुल्क पनाह देगा? तो जवाब ये है कि कुछ मुल्कों से इस सिलसिले में बात हो रही है, रिपोर्ट ये कहती है, मगर अब तक किसी भी मुल्क ने फाइनल एग्रीमेंट नहीं किया है, यानी कि अभी तक पूरी तरह से कोई भी तैयार नहीं है कि हाँ वो फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन पर बसने देगा। अगर ये कोई मुल्क का नाम सामने आया अभी तो किसी गरीब मुल्क का आएगा, पैसे वाला तो ऐसा काम करेगा नहीं, या फिर कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ मुल्क कर सकता है। हालांकि फ़लस्तीनी कहीं नहीं जाएंगे मुझे लगता है। इसराइल के राइट विंग सोच वाले यानी कट्टरपंथी फाइनेंस मिनिस्टर बेज़लोल स्मोट्रिच ने कहा है कि अगर गज़ा वाले साल भर में ही वापस लौट आए तो इतने पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा है, इन्हें हम फिर भेजें ही क्यों, ये ऐसे जाएं कि वापस ना आए। वहीं नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल ज़्यादा पैसा नहीं लगाएगा मगर उन मुल्कों के साथ आगे बढ़ेगा जो फ़लस्तीनियों को लेने को तैयार हैं। यानी अगर ट्रांसपोर्ट करना पड़ा फ़लस्तीनियों को तो इसराइल पैसे नहीं खर्चेगा। तो ऐसे में कौन? सबसे सख्त रुख अपनाने वाले वज़ीर दाखिला इतमार बेन-गविर ने इसे सबसे अहम मसला बताया है और कहा है कि इसे फ़ौरन लागू करना चाहिए। हम बाहर से आए थे यहाँ ज़मीनों पर रहने और हमें इनकी ज़मीन चाहिए जो मालिक हैं। दोस्तों सच कहूँ तो इसराइल का गज़ा को उजाड़ने का ये प्लान मुझे हकीकत में नामुमकिन नज़र आ रहा है पर्सनली, क्योंकि ना तो फ़लस्तीनी इतनी आसानी से अपनी ज़मीन छोड़ेंगे और ना ही ऐश काट रहे अरब ममालिक ये सब खामोशी से होता देख पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर ऐसा हो गया तो उनकी वहाँ की आवाम भी उनका नेपाल और काठमांडू बना देगी। आप मेरी फीलिंग की और वजहों को भी समझिए। इसराइली चैनल 12 ने साफ किया है कि किस तारीख को वज़ीर आज़म नेतन्याहू और बाकी मिनिस्टर्स ने इस मसले पर बात की, ये सामने नहीं आ पाया। लेकिन चैनल का कहना है कि किसी भी मुल्क की फ़लस्तीनियों को लेने पर राज़ी ना होना, रजामंदी ना होना और इसराइल की तरफ से पैसे खर्च करने से इनकार करना इस पूरे प्लान को लगभग नामुमकिन बना रहा है। ख़ुद इसराइली चैनल भी कहता है। एक तरफ रिपोर्ट है और दूसरी तरफ अपने सब लोग जाहिर सी बात है अपने खदशात बयान करते हैं। इसराइल हमेशा गज़ा से फ़लस्तीनियों को निकालने को वॉलंटरी यानी कि ख़ुद की मर्ज़ी से निकलने वाली बात कहता रहा है, या ख़ुद की मर्ज़ी से निकलने या जाने वाला दिखाता रहा है। वॉलंटरी का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से कहीं चले आना, मगर हकीकत यह है कि नाकाबंदी, बुनियादी ढांचे की तबाही और बार बार के हमले गज़ा के लोगों को जबरन भगाने वाला माहौल बना चुके हैं। जबरन भगाने वाला, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं भागेंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास कई बार साफ कर चुके हैं कि ऐसे हर प्लान की सख्त मुखालफत की जाएगी और ये दरअसल फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट है। मिस्र ने भी इसराइल के दावे को झुटलाया है। इसराइल कह रहा था कि रफ़ा बॉर्डर मिस्र ने बंद कर दिया है, मगर मिस्र का कहना है कि रफ़ा क्रॉसिंग उनकी तरफ से, उनकी साइड से खुली है। असल में इसराइल ने फ़लस्तीनी साइड से इसे ब्लॉक किया हुआ है। हमें कोई मसला नहीं है फ़लस्तीनियों से। इस सब के बीच इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर अपना खूनी हमला जारी रखा हुआ है। अक्टूबर 2023 से अब तक 64,700 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं ऑफिशियली। पूरा इलाका तबाह हो चुका है और गज़ा अब कहत यानी भुखमरी की हालत में पहुंच गया है। बढ़ते हैं आगे। इसराइल और स्पेन में ज़बानी जंग तेज़ हो गई है। नेतन्याहू ने कहा है कि जेनोसाइडल थ्रेट मिली है हमें स्पेन की तरफ से और स्पेन ने इस पर पलटवार कर दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज़ पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ जेनोसाइडल थ्रेट यानी कि कत्लेआम की धमकी दी है। अब ये धमकी तो वही दे सकता है, उसके अलावा कोई दे दे तो डर जाता है। लेकिन स्पेन ने इस इल्ज़ाम पर सीधा पलटवार कर दिया। स्पेन की डिफेंस मिनिस्टर मार्गरीटा रोब्लेस ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू वो शख्स है जिन्हें किसी को लेक्चर देने का हक है, जबकि वो गज़ा में खुद इंसानियत के खिलाफ जुर्म कर रहा है। स्पेन की डिफेंस मिनिस्टर के बयान दरअसल उस मैसेज के जवाब में आए हैं जो नेतन्याहू के दफ्तर ने एक्स यानी कि ट्विटर पर पोस्ट किया था। इसमें कहा गया था कि स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने इसराइल को धमकी दी है।
असल में सांचेज ने पीर को ऐलान किया था कि उनकी हुकूमत ऐसे कदम उठाएगी जो गजा में जेनोसाइड को रोकने के लिए होंगे। इनमें शामिल हैं इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकना, इसराइली फ़ौज के लिए फ्यूल लेकर जाने वाले जहाज़ों पर स्पेन के पास से गुजरने पर पाबंदी लगाना और गैर कानूनी यहूदी बस्तियों से आने वाले माल पर रोक लगाना। सांचेज ने कहा था, स्पेन के पास ना तो न्यूक्लियर बम है, ये है धमकी की वजह। सांचेज ने कहा था कि स्पेन के पास ना तो न्यूक्लियर बम है और ना एयरक्राफ्ट कैरियर और ना ही बड़े ऑयल रिजर्व्स। अकेले हम इसराइल की जंग नहीं रोक सकते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ देंगे। यानी स्पेन ने साफ कर दिया कि वो खामोश नहीं बैठेगा। लेकिन अब नेतन्याहू ने और नेतन्याहू के दफ्तर ने शदीद पलटवार करते हुए कहा है कि स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर सांचेज ने कहा है कि स्पेन इसराइल की जंग को नहीं रोक सकता क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। ये साफ तौर पर दुनिया की अकेली यहूदी रियासत को कत्लेआम की धमकी देना है। मतलब स्पेन के पास अगर न्यूक्लियर बम होता तो वो इसराइल पे मार देता। जैसे बताइए भला, जिसकी फ़ौज रोज़ गजा में कत्लेआम कर रही हो, वो एक बयान से थर 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 काँप रहा है। ये सिवाय मजलूम बनकर नौटंकी करने के और कुछ और नहीं है। वेस्ट बैंक के तुलकरम में इसराइली फ़ौज ने धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की और ये सब करने और तबाही मचाने के बाद आज इसराइली फ़ौज तुलकरम से निकल गई। ये पूरा ऑपरेशन उस धमाके के बाद हुआ जिसमें एक फ़लस्तीनी ने एक चेक पोस्ट पर बम लगाया था। इस धमाके में 2 इसराइली सिपाही ज़ख्मी हुए थे। हालांकि फ़ौज शहर से निकल गई, लेकिन तुलकरम के करीबी रिफ्यूजी कैंप्स में छापेमारी अब भी जारी है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ आए, आप में से शायद बहुत से लोगों ने नहीं देखे होंगे। इन वीडियोज़ में देखा गया कि इसराइली बुलडोज़र्स ने तुलकरम कैंप के पास किसानों के टेंट तबाह कर दिए। फ़लस्तीनी ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि जुमेरात के छापों में इसराइल ने तकरीबन 1000 लोगों को गिरफ्तार किया था। आप गिरफ्तार हुए लोगों की कतार देख सकते हैं। कतार बनाकर भेड़ और बकरियों की तरह इन्हें ले जाया जा रहा है। इन्हें गिरफ्तार करने वाली वो फ़ौज है जिसके बाप दादा बाहर से आकर इनकी ज़मीनों पर बसे थे। तस्वीरों में दिखा कि मर्दों को लाइन में खड़ा करके एक कतार में चलते हुए ले जाया जा रहा है। यानी वेस्ट बैंक का तुलकरम अब भी इसराइली फ़ौज के कब्ज़े और दहशत में है। यूएन की फ़लस्तीनी रिफ्यूजी एजेंसी UNRWA ने कहा है कि गजा के लोग फंसे हुए हैं, उनके पास कहीं जाने की जगह नहीं। फैमिलीज़ भूखी हैं और भुखमरी की हालत में हैं। एजेंसी ने साफ कहा कि फ़ौरन एक्शन लेना होगा और सीज़ फायर करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। गजा में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग अब खाने और पानी और दवाइयों और फ्यूल की किल्लत से जूझ रहे हैं। तस्वीरों में दिखा कि हज़ारों लोग समंदर किनारे टेंट्स में ठुसे हुए हैं। इधर मेडिकल सोर्सेज के मुताबिक आज के हमलों में अब तक 50 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। सिर्फ एक ही ख़ानदान के 14 लोग शहीद हुए हैं। हमास ने भी बयान जारी किया है और कहा है कि इसराइल के हमले दहशत और वॉर क्राइम्स का सबूत हैं। हमास ने कहा कि रिहायशी टावर्स तबाह किए जा रहे हैं, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हमास ने दोहराया कि उसकी डिमांड वही पुरानी है, इसराइली फ़ौज का पूरी तरह से गजा से निकलना और गजा की दोबारा तामीर होना। एक दो खबर यहाँ से, पाकिस्तान के एनवॉय जो यूनाइटेड नेशंस में हैं, उन्होंने इसराइल को बहुत सख्त ज़ुबान से उनकी खाल उधेड़ी और ये कहा कि जो जुल्म करने वाला है वो मज़लूम होने का ढोंग कर रहा है। इसराइल को ऐसी ढोंगबाजी से बाज आना चाहिए। दरअसल गजा और फ़लस्तीन पर जुल्म इसराइल कर रहा है और इसराइल हमेशा से मज़लूम बनकर ये कहता है कि अम्मी हमें मारा, हमें मारा, हमें मारा। ये सब करना बंद करना चाहिए। इसके अलावा ईरान की तरफ से ख़बर ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट दोहा जा रहे हैं और वो इसराइल के जो ये जुल्म है और जो कतर पर हमला हुआ है उसके ख़िलाफ़ जो OIC और अरब लीग की समिट बुलाई गई है, एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, उसमें 2 रोज़ के लिए वो कतर में मौजूद रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और तमाम इस्लामी और अरब ममालिक को इस समिट में दावत दी गई है। फ़िलहाल संडे और मंडे को ये समिट होने वाली है। इससे क्या निकलता है हम भी देखेंगे और आपको भी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ी खबरें लाने में कभी कभी आप लोगों को ताज़ा खबरें फराहम करने में देर हो जाती है तो माफ़ करते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।